भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? अब यहाँ पे देखिए, भारत की जो संघीय व्यवस्था है इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है संसद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सेकंड नंबर प्रश्न है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो देखिए, सदन तो कितने हैं? दो ही। कौन कौन से? एक दोस्तों लोकसभा और दूसरा है इसमें राज्यसभा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दो सदन है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो कौन से सदन को, यानी दो सदन बताए थे मैंने, या तो लोकसभा या राज्यसभा। ठीक है, तो कौन से सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है लोकसभा को। लोकसभा को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, संसद का लोकप्रिय सदन है, तो संसद का लोकप्रिय सदन है वो कौन सा है? तो वो है लोकसभा। कौन सा है? लोकसभा। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है 5 नंबर प्रश्न है, संसद का स्थायी सदन है, तो संसद का स्थायी सदन कौन सा है? तो वो है राज्यसभा। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, भारतीय संसद बनती है, तो दोस्तों भारतीय संसद है वो किससे बनती है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा, इन तीनों को मिलाकर दोस्तों भारतीय संसद बनती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 105। अनुच्छेद 105, तो इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? तो संसद का अनन्य भाग कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे देखिए, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों से मिलकर तो संसद बनती है। ठीक है, अब यहाँ पे उपराष्ट्रपति दे रखा है, उपराष्ट्रपति है ये दोस्तों संसद का अनन्य भाग नहीं है। ये दोस्तों ये राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं, इनमें से एक अंग लोकसभा और दूसरा अंग राज्यसभा, और जबकि तीसरा अंग कौन सा है? तो ये तो दोस्तों राष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक है, तीनों से मिलकर ही तो संसद बनती है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो दोस्तों 3 अंग हैं, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी? अब बताइए दोस्तों, अभी तक तो अपने थोड़ा इजी प्रश्न चल रहे थे। ठीक है, अब देखिए, इसमें भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी? तो वो है दोस्तों अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 79। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी संसद। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन असत्य है? तो कौन यहाँ पे असत्य है? तो यहाँ पे देखिए, लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे तीसरा देखिए, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। राज्यसभा है वो स्थायी सदन है। ठीक है, कैसा सदन है? स्थायी सदन। यहाँ पे अस्थायी गलत दे रखा है, तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है सी नंबर का ऑप्शन, क्योंकि इसमें असत्य कथन पूछा गया था। आगे देखिए, लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है, बिल्कुल सही है। तो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है 13 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है?
तो कौन इसमें सही है वो अपने को इसमें बताना है। देखिए, लोकसभा भारतीय जनता का प्रतिनिधि सभा है, बिल्कुल सही है दोस्तों, भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है लोकसभा। और राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, ये भी इसमें बिल्कुल सही है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें तीनों ही कथन सही है, तो इसका मतलब डी नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः है। संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः है, तो वो कौन सा है, तो वो है लोकसभा एवं राज्यसभा। निम्न सदन तो लोकसभा और उच्च सदन राज्यसभा, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है, तो संसद को भंग करने के लिए राष्ट्रपति सक्षम है, यानी कि राष्ट्रपति है वो संसद को भंग कर सकता है, ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट 16 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है, तो ये है दोस्तों न्यायिक समीक्षा से। किससे, न्यायिक समीक्षा से, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, संसद के कितने सत्र होते हैं, संसद के कितने सत्र होते हैं, तो दोस्तों संसद के देखिए बजट सत्र भी होता है, मानसून सत्र भी होता है और शीतकालीन सत्र भी होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये तीनों सत्र होते हैं संसद के, तो इसका राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, उपरोक्त सभी। 18 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, संसद के दो क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समयांतराल की अनुमति है, तो अधिकतम कितने समयांतराल की अनुमति है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 6 माह की, 6 माह की दोस्तों समयांतराल की अनुमति है, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 19 नंबर प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। अब देखिए, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अपने को बताना है कि इनमें से कौन सा सही है, ठीक है। देखिए, संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, गलत हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए, ये भी गलत हो जाएगा। संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए, तो ये भी दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। आगे देखिए, एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो, इसके लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो तीनों ऊपर के हैं वो संयुक्त बैठक का प्रावधान इनमें नहीं है, लेकिन जब कोई ऐसा विधेयक आता है जिसमें दोनों सदनों के अंदर, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अंदर उस विधेयक पर दोस्तों आशंका है, ठीक है, यानी कि मतभेद है, तो दोस्तों उस समय क्या होता है कि संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है जिसमें लोकसभा के और राज्यसभा के दोनों के सदस्य होते हैं और अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल और केवल इसमें 4 सही है, ठीक है। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। बहुत ही शानदार प्रश्न था। आगे देखिए, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है, तो किस संबंध में होती है, तो दोस्तों साधारण विधेयक के संबंध में होती है। किस संबंध में, साधारण विधेयक के संबंध में, तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, 21 नंबर प्रश्न है, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की बैठक कौन बुलाता है, तो संसद के दोनों सदनों की बैठक है वो सीधा सा है, कौन बुलाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। दोनों सदनों की बैठक कौन बुलाता है, राष्ट्रपति, और उस बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो वो है लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। आगे देखिए, 22 नंबर प्रश्न है, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है, ठीक है, जब लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने पर, दोस्तों जब कोई विधेयक पर दोनों में मतभेद है तब ये संयुक्त बैठक होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर निम्न होता है, संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर निम्न होता है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों,
एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत न हो उस पर विचार करना और पास करना, ये है दोस्तों दोनों सदनों के साथ साथ बैठने का कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, आगे देखिए, यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा, यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा। यानी कि अगर किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आ जाता है तो उसका समाधान कौन करेगा, राष्ट्रपति। कैसे, संयुक्त सॉरी इसका समाधान कौन करेगा, तो दोस्तों ये संसद का संयुक्त सत्र करेगा। कौन करेगा, संसद का संयुक्त सत्र करेगा कि इसका समाधान कि पास होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो इस बैठक को बुलाएगा दोस्तों राष्ट्रपति। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक अधिवेशन बुलाई गई है। तो अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक अधिवेशन बुलाई गई है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 बार, यानी कि 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है। ठीक है, तो इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था कि दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है, यहाँ पे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति नहीं करता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कभी नहीं, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कभी नहीं। आगे देखिए, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है। तो दोस्तों सीधा सा है, मैंने भी आपको बताया था, वो है कौन संबोधित करता है, तो वो है राष्ट्रपति। संसद के संयुक्त बैठक को संबोधित कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस लिए आयोजित की जाती है। तो दोस्तों सीधा सा है, उस विधेयक पर विचार करने के लिए और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो, डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 30 नंबर प्रश्न है, संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है तो ये होता है दोस्तों दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा। दोनों सदनों के संयुक्त उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा दोस्तों संयुक्त अधिवेशन विधेयक पारित होता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन का फैसला होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। देखिए, संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में क्या होगा, यानी कि संयुक्त अधिवेशन हो रहा है और मतभेद हो गया तो क्या होगा, तो प्रस्ताव गिर जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रस्ताव है वो गिर जाएगा। तो इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय है वो प्रश्नकाल का होता है। क्या होता है, प्रश्नकाल का, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है, यानी कि कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें शून्यकाल। शून्यकाल है ये प्रथा है, ये भारत की देन है। ठीक है, शून्यकाल, तो इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। कितने दिनों तक अगर कोई संसद का सदस्य
बिना कारण बताए या बिना सदन को सूचित किए अगर सदन नहीं जाता है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। तो वो यहाँ पे जो वो कितने दिन की अवधि दे रखी है। तो अगर कोई व्यक्ति 60 दिन तक सदन में उपस्थित नहीं रहता है और वो भी बिना सूचित किए सदन को, तो उसकी सदस्यता है वो समाप्त कर दी जाती है। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर है। 35 नंबर प्रश्न है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। तो दोस्तों कितनी बार होना आवश्यक है, तो वह है 2 बार बैठक होना आवश्यक है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है, तो ये होती है दोस्तों किस संबंध में, तो ये साधारण विधेयक के संबंध में। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत के संविधान में क्या कथित है। तो देखिए भारत के संविधान में क्या कथित है, तो यहाँ पे देखिए राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। आगे देखिए, संसद राष्ट्रपति के 2 सदनों से मिलकर बनेगी। तो दोस्तों ये इसमें बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे पहला है वो राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, यहाँ पे इसमें ये पहला वाला गलत दे रखा है। और देखिए संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, बिल्कुल सही बात है, यानी कि दूसरा इसमें सत्य है और पहला इसमें गलत, यानी कि डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। तो यहाँ पे देखिए किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों संविधान संशोधन विधेयक है। तो इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, संसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है, यानी कि संसद का वेतन का जो निर्धारण है वो कौन करता है, तो वो करता है दोस्तों कौन, सॉरी सांसदों है, ये संसद नहीं है। ठीक है, सांसदों है। यहाँ पे देखिए जो सांसदों के वेतन का निर्णय है वो कौन करता है, तो वो करता है दोस्तों संसद। कौन करती है, संसद करती है इनके वेतनों का निर्धारण। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति कोरम है। संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति कोरम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 1/10 भाग। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 1/10 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर प्रश्न है, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है दोस्तों संघीय सरकार के नाम से। किस नाम से, संघीय सरकार। तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। तो कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है न्यायपालिका। न्यायपालिका के अधीन रहकर कार्यपालिका है वो कार्य करती है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए 43 नंबर प्रश्न है, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन है वो कब हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1989 में। ठीक है, 1989 में दोस्तों त्रिशंकु संसद का गठन हुआ था। ठीक है, तो इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही। अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही, तो ये रही थी दोस्तों कब तक, तो ये 17 अप्रैल 1952 तक, 17 अप्रैल 1952 तक। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत की पार्लियामेंट यानी कि संसद का उद्घाटन कब हुआ था। तो भारत की संसद का उद्घाटन है ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1927 में। कब हुआ था, 1927 में उद्घाटन हुआ था। ठीक है, आगे देखिए
46 नंबर प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें राष्ट्रपति। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक सांसद को, मंत्री के अलावे अन्य प्रत्येक सांसद को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत सरकार के निर्णयानुसार संसद का एक सदस्य अपने क्षेत्र के विकासात्मक कार्यक्रमों हेतु कितनी राशि खर्च कर सकता है? यहाँ पे देखिए, एक संसद का एक सदस्य अपने क्षेत्र के विकास कार्यों हेतु दोस्तों कितनी राशि खर्च कर सकता है? तो वो है दोस्तों इसमें 5 करोड़ रुपए। ठीक है, तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो करता है दोस्तों इसमें कौन? राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और आज का अपना अंतिम प्रश्न है, भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? तो भारत की संचित निधि पर से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? तो ये नियंत्रण है दोस्तों किसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों संसद का। तो इसका राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये दोस्तों आज मैंने आपको संसद से संबंधित टॉप 50 प्रश्न हैं वो कंप्लीट करवा दिए हैं। तो दोस्तों, प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी है तो वो ज़रूर देखें। आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहाँ पे आपको फर्स्ट ग्रेड के नाम से अलग अलग फोल्डर मिल जाएंगे, तो आप वहाँ जाकर पिछली जो क्लासें हैं वो ज़रूर देखें। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।